एक आम आदमी का टॉपिक, एक रिसर्च का टॉपिक, एक कंपटीशन का टॉपिक, एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक तो सभी को पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज, पैन इंडिया। हिंदुस्तान में विशेष तौर से मानव संसाधनों पर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वह काफी है, क्या वह उपयोगी है, क्या उसका क्रियान्वयन ठीक हो रहा है, ये बात बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ मैन मेक द क्वालिटी ऑफ ए नेशन। मानवीय संसाधन में जितना आप लोग इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, उसका बहुत ज्यादा लाभ आगे मिलता है। क्योंकि एक बात है जरूर, मैं 10-11 बिंदु बताता हूं। एक शब्द आता है डिग्निटी, आदमी का गौरव, शान, कितनी कीमती चीज होती है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कितनी जरूरी है, हैप्पीनेस इंडेक्स। आप स्वस्थ लोग, हेल्दी पीपल कितने जरूरी हैं। अलर्ट, कितने लोग चुस्त और दुरुस्त हैं। स्किल्ड, कौशल, रेस्पॉन्सिबल, जागरूक है या नहीं है। लॉ अबाइडिंग, क्या कानून को का शासन में विश्वास रखते हैं या कानून को तोड़ते हैं। ग्रेसफुल, शालीनता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिस्टिक, क्या लोग कलात्मक हैं। लॉजिकल एंड साइंटिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अकाउंटेबल, यानी जवाबदेह। ये ऐसे बिंदु हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करते हैं। और यही बिंदु, इनके ऊपर हम बात करेंगे। क्या हिंदुस्तान में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। डिग्निटी, हैप्पीनेस, हेल्दी पीपल, अलर्ट, स्किल्ड, रेस्पॉन्सिबल, लॉ अबाइडिंग, ग्रेसफुल, आर्टिस्टिक, लॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड अकाउंटेबल। देश लोगों से बनता है और जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह देश, उसी तरह बोलना जरूरी है। हमारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में 3% के लगभग रहता है, 3.3 यहां तक। कंपेयर्ड टू चाइना, जिसकी हमसे लगभग 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, दे इन्वेस्ट 4.4 to 6%। इसी तरह से हेल्थ केयर का है, वहां पर भी जो इन्वेस्टमेंट जितना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, वहां भी बहुत डाउन, नीचे है। और कोरोना के समय पता लग गया था कि बहुत बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो न्यूरो सर्जन नहीं मिलेगा, कार्डियो सर्जन नहीं मिलेगा, जनरल सर्जन भी मिल जाए तो गनीमत है। ब्लड बैंक अगर ठीक से काम कर रहा हो तो, और पद खाली पड़े। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बनाने में 10 साल लग जाते हैं, एडमिशन नहीं होते। आपको स्थिति पता है। पता नहीं क्यों संख्या नहीं बढ़ा रहे मेडिकल कॉलेज की। और अब जो मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है,
फॉर्मल कॉलेजेस में अगर इनका एडमिशन कर दिया जाए, जहां पे बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल है और इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पास बहुत है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत वहीं आ जाती है, इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। यहां एक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसंख्या हमारे पास 65 करोड़ पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी जवान देश। जवान देश तो है, लेकिन क्या वो स्किल्ड है? जवान देश है तो स्किल होनी चाहिए, और स्किल में पिछड़ रहे हैं। अभी बात बताइए कि प्रॉपरली स्किल्ड आदमी का मैन पावर की इतनी ज्यादा कमी है। आप जितने सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां आईटीआई साथ क्यों नहीं जोड़ देते? पॉलिटेक्निक का बुरा हाल है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कहीं पर भी टिकता नहीं। आएगी वो बात सारी चीजों में। और स्किल कहां से आएगी? एक प्रॉपर एजुकेशन से। और एजुकेशन में वो 3-4 उदाहरण भी दे देता हूं मैं आपको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बजट है, उसकी हालत क्या हो गई है? अब पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होगी? जहां जहां 100% रोजगार है, वहां वहां क्रोनी कैपिटलिज्म काम कर रही है। जैसे अगर सीए को, चार्टर्ड अकाउंट्स को 100% प्लेसमेंट है, तो बैचलर इन चार्टर्ड अकाउंट्स या मास्टर इन चार्टर्ड अकाउंट्स फॉर्मल कॉलेज में खोल क्यों नहीं देते? इसी तरह से अगर मेडिकल साइंसेज में जरूरत आपको बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ के फॉर्मल कॉलेजेस के साथ जोड़ दीजिए उनको। इवन छोटी सी चीज है, बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको बीएड कहते हैं, सारी प्राइवेट कॉलेजों को दे रखी है और वहां ना क्लास लगती है। अब जो प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड स्किल्ड और मोटिवेटेड टीचर्स नहीं है, वो क्या हालत करेगा? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ऐसे प्रोफेसरों को, एसोसिएट प्रोफेसर को कॉलेज कैडर में और यूनिवर्सिटी में भी जानता हूं, जो पूरी जिंदगी में एक भी क्लास नहीं ली, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की, और पेंशन भी उठा ले गए। इंग्लिश के लेक्चरर ऐसे जानता हूं जो घूम के चले जाते हैं, जैसे हरे खेत में कोई पार्टी घूम जाती है, इस तरह से घूम के चले जाते थे, पेंशन भी ले गए। अगर प्रॉपरली स्किल्ड आदमी को नहीं लगाते हो तो क्या होगा? एक बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला ही नहीं सकती। ट्रेन्ड, स्किल्ड, मोटिवेटेड टीचर्स चाहिए। और एक और बात, एडमिशंस के समय अनटीचेबल स्टूडेंट्स को क्यों दाखिला देते हो? जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता, जिसको पढ़ाया नहीं, वो क्या, जिस तरह से आवारा पशु घूमते हुए जो दुधारू नहीं है, वो दूध वाले पशुओं का चारा खा जाते हैं। ये दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आप मेरिट पे नहीं करते हो, सिलेक्शन अगर मेरिट पे नहीं करते हो तो क्या होगा? स्थिति डिटोरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आप ये देखिए, पीएचडी का इंटरव्यू हो रहा है, कॉलेज प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए पीएचडी थी, जिसमें रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सूखा बीए है। वो ज्योमोर्फोलॉजी को अगर ज्योमोर्फोलॉजी का बोलेगा तो बताने वाला क्या करेगा उसको? जो प्रोफेसर 32 साल से पीजी क्लास ज्योमोर्फोलॉजी पढ़ा रहा है, वो उसको कैसे समझाएगा कि ज्योमोर्फोलॉजी होती क्या है? ये दिक्कतें हैं। एसएसबी के सिलेक्शन में, पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि प्रॉपर आदमी और स्किल्ड और ट्रेन्ड और मैन विद इंटीग्रिटी, वो वहां पर अगर नहीं बैठाओगे तो दिक्कतें आ जाती हैं। यहां फिर आ गया,
अगर हिंदुस्तान तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो बनने जा रही है, चौथी बता रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी चौथा स्थान होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किससे बनाया जाता है? एजुकेशन का लेवल है, कुछ कंजम्पशन है, हेल्थ का है, स्किल का है, हैप्पीनेस का है, ये सारी चीजें मिला के ह्यूमन इंडेक्स बनाते। उसमें हम 63, पहले तो बहुत ही नीचे और भी थे, वहां थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले से चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन आलम यह है बहुत जगह गड़बड़ भी है जिनको करेक्ट करने की जरूरत है। यहां कुछ बातें और अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ते हैं, जैसे इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मशीन लर्निंग का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का है, ये सारी की सारी चीजें के साथ जुड़ेंगे। हम कहते तो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है और डिजिटल इंडिया बनाने लग रहे हैं। क्या हमारे पास इतने बढ़िया इंस्टीट्यूशन है? क्या हम कटिंग एज रिसर्च कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। और दूसरे इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारे साथ, इंटरनेशनल कंपटीशन में हमको कहां आ रही है चीजें, और स्टिफ कंपटीशन भी मिलने लग रहा है। वो देखिए आप, 2 से 3% हम स्किल में मानते अपने आप को, लेकिन साउथ कोरिया 73% है, यानी 36 गुना ज्यादा स्किल्ड। तो उनके साथ हम कंपटीशन में कैसे रहेंगे? हम चाइना का बार बार मुकाबला करते हैं। क्या हमारे पास वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में? वर्ल्ड स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं हमारे पास? और दूसरा एक चीज जिसको हम कहेंगे, एक मन बन जाता है आदमी इंडियन रेलवेज में, और वो भी जनरल कंपार्टमेंट में जाता है और वो देखता है कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पान की पीक डाल रहा है, और एक चाइना में 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई मैग्नेट ट्रेन देखता है। उस सोच का फर्क बनता है, उस सोच का फर्क पड़ता है, और वो ही आगे ले जाती है चीज। एक क्या करें? हम दिखा रहे हैं चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और उस चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको अगर दिखा रहे हैं तो उस चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने एक बात और भी देख लें आप लोग, और वो बात क्या है? इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, रूरल अर्बन इक्वलिटी, रीजनल इक्वलिटी, रिलीजन इक्वलिटी। यहां देख लें, क्या हमारे सारे लाभ गांव और शहर में बराबर मिलते हैं? ना। 5 बड़े महानगर निकाल दें, बॉम्बे है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, कलकत्ता है, 1-2 और नए आ गए हैं, तो बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था का वहीं चला जाता है। गांव और शहर में एक डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड कहते हैं, वहां भी छोड़ दो। मैन एंड विमेन, इनका एक डिवाइड है, आदमी और औरत, इनमें अभी मैंने बताया कि 30% से अगर नीचे टोटल लेबर फोर्स में अगर औरतों की पार्टिसिपेशन कम है तो ठीक, इसका मतलब बैलेंस से काम नहीं। फिर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का शोषण कर रहा है। एक ही स्टेट में सारा सब कुछ एक ही क्षेत्र में लग जाता है, दूसरा क्षेत्र पिछड़ रह जाता है। देश के भी एक क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट पिछड़ गया, उड़ीसा पिछड़ा पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं। कालाहांडी का जिक्र किया जाता है। सारा इन्वेस्टमेंट कुछ एक पोल्स के ऊपर लग जाता है तो दूसरे पिछड़ेंगे। और
अगर इस इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करेंगे तो बहुत एक हिस्सा पैरासाइट की तरह से जो आप लोग सरकार के लाभ देते हो, थोड़ी चीजें सुधरी हैं उससे। अगर 80-85 करोड़ लोग फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं तो गवर्नमेंट ठीक है एक ड्यूटी निभा रही है, लेकिन ये शाम की बात नहीं है, उससे निकालो। डिग्निफाइड आदमी कभी किसी की सिक्योरिटी पे आश्रित नहीं रहता। और यहां एक और बात मैं कहना चाहूं, सारी चीजें भूल जाओ। अभी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज सुरक्षा। सोना अंदर घर पे भी रखते हो तो बाहर लोहे का ताला लगता है, सुरक्षा जरूरी है। अभी हमने वार देखा और वार में कुछ चीजें नजर आई। हमको एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, वह इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी करना और इंडिजीनियस करना पड़ेगा। हम विदेश से मंगवाते हैं कोई वेपन, हथियार या कोई टेक्नोलॉजी, तो उसका डेटा बाहर है। एंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जीपीएस के साथ जुड़े हुए, अगर आपका आधा डिग्री का भी एंगल का इधर उधर हो गया तो टारगेट के ऊपर नहीं पहुंच पाते। वहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। इन सब का भाई इलाज क्या है? अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो इसका इलाज क्या है? इलाज एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। आप खास तौर से जो टेक्निकल हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हुई है, जो हाई स्किल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की संख्या बहुत बढ़ा दें। मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स पीजी में और डिग्री में, पीजी में एक माफिया काम कर रहा है, कभी से कर रहा है, बढ़ने ही नहीं देते इंस्टीट्यूशन। जो इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़े से कमजोर चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल दें, 10 टाइम्स आप मेडिकल की सीट बढ़ा दें और क्वालिटी एजुकेशन दें और वहां इन्वेस्ट करें। और मेडिकल इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनाए। फार्मा में हम लीड कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। एक और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत जल्दी पकड़ ले आप लोग। स्पोर्ट्स में भी यही कहा जाता है, कैच देम अर्ली, बहुत जल्दी। आप दूसरी तीसरी का बच्चा है, स्विमिंग में आ जाना चाहिए। जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा है। और जो डिजिटल ब्रिज है, उसको गैप है, हर आदमी की रीच में आ जाना चाहिए। ये डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाते, नहीं तो देश में दलालता। ये ब्यूरोक्रेसी, हे भगवान, एक तो इस देश को ब्यूरोक्रेसी से और एक बाबाओं से, इनसे बचाना। कैसे वैज्ञानिक सोच बदलेगी? पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहीं कोई मेला लगता है, कुंभ का लगता है, कहीं कांवड़ का लग जाता है, एक चीज बंद होती है, दूसरी चीजों पे लोग कितने मैन आवर्स वहां पर वेस्ट हो जाते हैं, लग रहे हैं, जिक्र ही नहीं होता। और ये मीडिया की भी थोड़ी जिम्मेवारी है। जो देश की समस्या है, बीमारी है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, इनको एड्रेस करें। सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। अब आप ये देखिए, किसी सड़क पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, एनक्रोचमेंट कोई स्विट्जरलैंड का आदमी तो आके करता नहीं है। कोई प्याव बना देता है, कुछ और रख देता है, कोई चबूतरा बना देता है, कोई और एनक्रोच, सारे गंदगी फैला रहे हैं, लिया डाल दिया सड़क पे, लिया जाए। सैनिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उससे बीमारियां भी आती हैं, खासतौर से वाटर बोर्न डिजीज आते हैं। आपके नल में जो पानी आता है वो पोर्टेबल वाटर नहीं है और सबकी रीच नहीं है आरओ तक पहुंचने की। एक बड़ी चीज है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज योर रिचनेस। आप रोगों से लड़ने की क्षमता है। ये कोरोना के समय में आई थी कि जो लोग एसी में रहते, एसी गाड़ी है, एसी घर है, सारा सब कुछ है, वो ज्यादा फंस रहे थे। इजी लाइफ वाले
मजदूर है वहां कैजुअलिटी कम हो रही थी। ये पता लगाया कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी इज योर रिचनेस। हेल्थ केयर में इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, इसलिए आप इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा एक स्थान दें। कुछ इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि गवर्नमेंट कुछ काम जरूर कर रही है। जैसे दीक्षा है, अच्छा काम किया है। जैसे परिवार पहचान पत्र है, बहुत अच्छी चीज। जैसे डिजिटल मैपिंग हो रही, लैंड यूज हो रहा है, सब मकानों के नक्शे बनने, जमीनों के रिकॉर्डिंग हो रही, अच्छी बात है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, अच्छी बात है। ई एजुकेशन बहुत काम कर रही है, ये भी अच्छी बात है। ई हेल्थ केयर है, ये भी अच्छी बात है। आयुष्मान भारत है, ये भी अच्छी बात है। हो रहा है कुछ काम, लेकिन बहुत कुछ करने की थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा है, कुछ और की भी जरूरत है, और बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। 1% लोगों के पास 40% रिसोर्स के आसपास है। 10% अगर लोग पॉपुलेशन ले लेते हैं, उनके पास 80% से ज्यादा रिसोर्स चले जाते हैं। अगर आप गिनी कोफिशिएंट निकाल देते हैं और उसका देखें, कर्व देखें, बहुत भारी इनइक्वालिटी में हिंदुस्तान बहुत बुरी स्थिति में है। फिल्टर होके टिंकरिंग ऊपर से नीचे, बारिश ऊपर हो जाती है, नीचे तक पहुंचती नहीं, बीचे में ही गड़बड़ हो जाती है। इसको हाईजैकिंग ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं। और वो लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं, वो पैसा कमा लिया, देश भी इन्वेस्ट कर दे तो रोजगार तो पैदा होगा। यहां पे एक और बात है, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करते हो तो रोजगार पैदा होगा, और रोजगार पैदा होगा तो लोग खुश होंगे। रोजगार का इंडेक्स देख लो, वो बहुत चमत्कारी नहीं है, और विशेष तौर से अनस्किल्ड की तो बहुत बुरी हालत है। कुछ थोड़े बहुत ऊपर से दिखाई देता है कि लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं। क्या लेबर कार्ड बन गए सबके? क्या सबका इंश्योरेंस हो गया? ना। किसी शहर में चले जाओ, लेबर की एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं, उनको बैठा के ले जाते हैं, जैसे लेबर की मंडी लग रही हो। लेबर कार्ड हो, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें, वहां से लेबर आएगा और इतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। ये है डिजिटल इंडिया। मिनिमम वेजेज आप डिफाइन कर दो। डिफाइन करते हो, मान लो आपने 350-400 रुपए, ले जाते हैं उसको 300 रुपए में, 250 रुपए में। वो आदमी और औरत में भी फर्क है। और एक और करके मेहरबानी करके देश की जड़ों को खोखला कर रहा है एक बहुत बड़ी बीमारी, वो है नशा। और बिना ब्यूरोक्रेसी की मदद के नशा नहीं फैल सकता। कहीं ना कहीं छुपा हुआ कोई ना कोई उसमें पैटर्नेज देने वाला आदमी होता है, और वो पैटर्नेज खिला रही है। बहुत बुरी हालत हो गई है। दूसरा एक और, वो है कोपिंग इन एग्जामिनेशन, एजुकेशन का, क्योंकि वुमेन इंडेक्स में काम आया है। मेहनत करने वाले एक सशक्त विद्यार्थी, जो काबिल विद्यार्थी, अगर उसका हक छीन लिया जाता है तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। ये उसी तरह से है जैसे किसान 6 महीने मेहनत करता है और उसके बाद उसके खलियान को कोई उठा ले जाए, और ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। पहले से हम ठीक हुए हैं। लिटरेसी हमारी 70% है, चाइना की 97 है।
पैसा हम थोड़ा सा एजुकेशन में लगाने लगे, इंस्टीट्यूशन कुछ खुलने लगे हैं। जैसे मेरे शहर में हर पार्टी हर बार कहती है, नारनौल शहर में हर पार्टी क्या की जाती है, हमारी सरकार आती है तो नारनौल में यूनिवर्सिटी बनेगी, विश्वविद्यालय बनेगी। मैं देखता रहा कब बनेगी, विश्वविद्यालय बनती नहीं नजर आ रही। हर डिस्ट्रिक्ट पे IIT, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी जरूरी है, तभी तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ एक टापुओं के ऊपर आपने खोल दिए वहां, और कितना सा पैसा लगता है। 22 लाख करोड़ रुपए GST से पैदा होता है। कॉर्पोरेट का पैसा डायरेक्ट टैक्स से कम हो गया, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो गया। कॉर्पोरेट को सरकार की मदद है, चलो अच्छी बात है, कॉर्पोरेट अगर विकसित होता है, लेकिन वो निर्माण भी करे और रोजगार भी दे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स नए खुले, काम हुआ है। UPI बहुत अच्छी बात है, डिजिटल आप अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। डायरेक्ट बेनिफिट जो जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ वंदे भारत जैसी ट्रेन है, उसकी स्पीड बढ़ी, ये बहुत अच्छी बात है। रोड्स हमारे पास एक्सप्रेस हाईवेज बनाई है और इसी किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है। इसके मंत्री को हर आदमी प्रशंसा करता है। और सबसे बड़ी जो बात है, वो एक बात जरूर है कि हिंदुस्तान की बात आज सुनी जाती, कही जाती, चर्चा भी की जाती, लेकिन हमें बहुत सावधानी से धीरे ग्रेजुअली आगे, निरंतरता और सतत आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ेंगे तो सीधी बात है, हम होंगे कामयाब। सिर्फ वही बात मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बोलना चाहूंगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कानून का राज हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का मतलब सीधा है, जो जिसका हक है उसको आराम से मिल जाएगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर उठा के तब चलेंगे जब ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, डिग्निटी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा, लोगों को सेहत ठीक होगी, लोगों की हैप्पीनेस होगी, आपस में ब्रदरहुड अगर आगे बढ़ती है तो हम आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द इकोनॉमी दैट डिटरमिन्स हिस्ट्री। लोगों की जेब में पैसा आएगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी लोग। और सबसे मैं बीच में भी कह चुका हूं, सुरक्षा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, और जो चीजें हैं, सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि पैसा अब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए, सर्विस सेक्टर है वो हमको 60% दे रहा है, एग्रीकल्चर सिर्फ 12% दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग 20% के आसपास ही रह जाता है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग स्केलेटन देता है। अब अभी तक भी हम देखिए 2-3 चीजें हैं। एक, जैसे जो सौर ऊर्जा है, उस पर जितना काम होना चाहिए था, क्या हो रहा है? क्या हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो हमको जंप मार देना चाहिए था, धमाका कर देना चाहिए, क्या हम वो कर पा रहे हैं? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है। फिर मैं कहूंगा, थोड़ा है, थोड़ा किया है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ इस गरूर में ना रहे कि हिंदुस्तान में ह्यूमन रिसोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। हमको करना बहुत कुछ करना पड़ेगा, और इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर डेमोक्रेसी का सिद्धांत ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, तो रिसोर्सेज भी हर रिसोर्स के ऊपर हिंदुस्तान के लिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर चीज बने, हथियार भी बने, ज्ञान भी बने, कंप्यूटर्स भी बने, मोबाइल भी बने, जो चीज हो सकती है वो बने। और लोगों के लिए भी, ये नहीं कि चमचमाते माल में
शीशे में आदमी अंदर जाता भी होगा। जिस दिन ये आम आदमी के दिमाग से ये एक भय हट जाएगा, उस दिन मानेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो गया। इसलिए हम चाहते हैं एक स्किल्ड, डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल इंडियन, ताकि दुनिया को पता लगे और लोग ये कहें आई एम ए प्राउड इंडियन, मैं एक प्राउड इंडियन, मुझे गर्व है अपने देश के ऊपर, हिंदुस्तानी होने पर गर्व होता है। ये है एक ही बात, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज पैदा करनी पड़ेगी, आई एम ए प्राउड इंडियन। जय हिंद।